दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल। और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम्स की। एंड गाइज, आप लोग में से कई लोग कह रहे थे कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे उसके आंसर सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैं आज का जो लेक्चर था उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए ही रखा था। बट फिर व्हाट आई फाउंड कि उसमें रिलेटिविटी के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। एंड अगर आपको रिलेटिविटी नहीं आती है तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं पहले रिलेटिविटी करवा देती हूँ आपको, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करवाना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम फिर उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लेंगे, या फिर अगर मुझे टाइम मिला तो किसी दिन बीच में एक्स्ट्रा लेक्चर लेके तब आपको सॉल्यूशन करवा दूँगी। एंड बाकी अब हो सकता है आपके जो लेक्चर्स हैं उनका ऐसा ना रहे कि डेली एक लेक्चर आ रहा है, एक दिन फिजिक्स एक दिन मैथ्स। ऐसा हो सकता है कि एक दिन लगातार आपके 2-3 लेक्चर फिजिक्स के आ जाएँ, या लगातार 2-3 मैथ्स के आ जाएँ, या एक दिन में 2 लेक्चर आ जाए, या साथ में इंग्लिश या 10th लेवल तक के मैथ्स का भी आ जाए। अकॉर्डिंग टू द वॉट टाइम आई गॉट, आई विल मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंगली। बट जितना भी हो सकेगा मैं उतना फास्ट लेके चलने की कोशिश करूँगी। एंड पहले मैं संडे को लेक्चर नहीं देती थी, कोई भी नहीं अपलोड हो पाता था। मैं कोशिश करूँगी अगर टाइम अलाउस में तो मैं संडे का भी आपका लेक्चर लूँ। ओके गाइस, तो थोड़ा सा आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ज़्यादा वीडियोस देखनी पड़े, बट दिस इज़ व्हाट वी कैन डू टू गेट द जॉब। एंड इम्पॉर्टेंट है ये करना भी, ताकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो हमारा। क्योंकि कभी भी सरप्राइज़ मिल सकता है। आईबी का एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लग रहा है, और ऊपर से फिर कल जो सिलेबस आ गया है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि अब ये सिलेबस आ गया है तो हो सकता है एग्ज़ाम भी जल्दी कंडक्ट करवा दें। तो इसलिए वी हैव टू टेक स्पीड अप द आवर सिलेबस। तो ठीक है गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ आज का अपना फिजिक्स का लेक्चर। ये है रिलेटिविटी अपना टॉपिक आज का। एंड ये अपना इन टोटल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 28 है। एंड ये है रिलेटिविटी का पार्ट 1। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप में से अगर कोई इस चीज़ को बता सकता है कि रिलेटिविटी से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द रिलेटिविटी। देखिए, रिलेटिविटी कुछ नहीं होता है, बस इसमें होता है रिलेशन से ये वर्ड बना है। ठीक है, अब रिलेशन होगा, कोई भी दो लोगों के बीच में होता है रिलेशन। ठीक है, लेकिन जब हम फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो रिलेशन होता है दो फ्रेम्स के बीच में। ठीक है, फ्रेम्स क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन आप अभी इतना समझिए कि रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारा बेसिकली दो फ्रेम्स के बीच का रिलेशन। दो फ्रेम्स के में कैसे कैसे चीज़ें बिहेव करती हैं। एंड अब अपना फ्रेम क्या चीज़ होती है। ठीक है, फ्रेम इज़ नॉट आपका टीवी का फ्रेम या आपका फोटो फ्रेम। फ्रेम होता है आपका कोई भी एक तरह से आप जहाँ पर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। लाइक अर्थ की अगर आप बात करते हैं तो अर्थ आपका एक फ्रेम हो गया। एंड देन अगर आप स्पेस में चले जाते हैं तो स्पेस आपका दूसरा फ्रेम हो गया। अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो बस स्टॉप आपका एक फ्रेम हो गया। और अगर आप बस के अंदर बैठे हैं तो बस आपका एक दूसरा फ्रेम हो गया। तो इस तरह से आपके अलग अलग जो आपका स्पेस होता है जहाँ पर आप प्रेजेंट हैं वो आपका फ्रेम कहलाता है। तो रिलेटिविटी क्या है, ये एक तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ कैसी है, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तीसरी चीज़ कैसी है। आपका टोटली जो रिलेटिविटी है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, आराम से समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा आपको एक बार समझना पड़ेगा चीज़ों को, और एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आगे का बहुत ईजी है। देखिए, रिलेटिविटी का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना पूरा, ये डिपेंड करता है आपकी दो चीज़ों पे, कि आपका जो फ्रेम है ये डिपेंड्स ऑन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। अब बताइए, नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल फ्रेम से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, आपकी जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, एंड जो है आपका बेस्ड है किस पे, आपका इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स पे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना। देखिए गाइस, क्या होता है कि सपोज आपका एक कोई फ्रेम है। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने न्यूटन्स के लॉ। मैं रिलेटिविटी वाला चैप्टर सबसे लास्ट के लिए इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि इसमें यू हैव टू यूज़ द न्यूटन्स लॉ, सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सम पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इट बिकम अ काइंड ऑफ ना एक मैंने बताया ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, क्योंकि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिजिक्स व्हेन यू टॉक अबाउट द रिलेटिविटी। इट्स नॉट टफ, इट्स जस्ट अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू फ्रेम्स। बट द थिंग इज दैट इट
involves each and everything in the relativity, ठीक है। सो दैट्स वाई इट बिकम अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट ठीक है आपके सिलेबस में उतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी, कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस में और सब मैं आपको लेके नहीं जाऊँगी, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊँगी, और इस हिसाब से पढ़ाऊँगी कि आपको समझ में आ जाए। बाकी डेरिवेशन वगैरह और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए अगर आपको समझना है तो आप उसके लिए बताइएगा, तो उसके लिए फिर अलग वीडियोस बनेंगे एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए आपके जो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, इनको डिफाइन करने के लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं न्यूटन का लॉ, ठीक है। न्यूटन का लॉ क्या, अगर आपको न्यूटन्स के लॉ याद हो तो पहले तो आप बताइए न्यूटन के लॉज कितने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है न्यूटन्स के कितने लॉ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमसे कहता है कि अगर आपका जो फ्रेम, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे, उसका फोर्स ज़ीरो है, तो उसका फोर्स ज़ीरो है अगर उसका, तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो भी ज़ीरो होता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं समझ में आया होगा, अब इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, लेमन लैंग्वेज में। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो ये कहता है कि अगर आपका सपोज कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, अगर आप इस पर कोई फोर्स ना लगाएं, इधर से इसको रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाएं, यहाँ से कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाए, तो जो मूव करती रहेगी, ठीक है, और ये कभी भी नहीं रुकेगी, ये सेम स्पीड से या वेलोसिटी, क्योंकि आपकी एक ही डायरेक्शन में जाएगी, सेम डायरेक्शन से, स्पीड इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, वेलोसिटी इज द करेक्ट वर्ड, एंड सेम इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, हेयर वी हैव टू यूज़ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिजिक्स में जब बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, सेम डायरेक्शन से, ये बॉल आपकी हमेशा मूव करती रहेगी और कभी भी नहीं रुकेगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन अगर आपकी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। सिमिलरली अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है सपोज, अब ये ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर सकता, कब तक, जब तक आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे इसको मूव करने के लिए, ठीक है। सपोज आपके रूम में एक अलमीरा पड़ी है, ठीक है, आपके रूम में एक अलमीरा है, अब ऐसा नहीं होगा कि रात में वो अलमीरा अपना आप चलना शुरू कर देती है और चल के घूम फिर के घर के किसी दूसरे कोने में चली जाती है और फिर सुबह को वापस आपके रूम में आ जाती हो, ऐसा नहीं हो सकता। कब होगा, जब आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, इसको इस जगह से मूव करवा कर यहाँ पर लाएंगे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक आपकी अलमीरा मूव नहीं करेगी, इसका मतलब एक्सीलरेशन आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब आप लोगों में से कई लोग के दिमाग में आएगा कि मैडम अगर यहाँ पर ये हमारा मूव कर रहा है, बॉल मूव करती जा रही है तो एक्सीलरेशन ज़ीरो कैसा हुआ। तो देखिए आपका एक्सीलरेशन होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन में टाइम, मतलब चेंज इन टाइम, ठीक है। तो आपके जितना टाइम में चेंज हुआ है उसके हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है। पर मैंने क्या बताया, अगर इस पर आप रोकने के लिए या स्पीड कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए किसी भी पर्पज़ से अगर आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये आपका एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आपका नहीं हो रहा है, तो फाइनली आपका एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है। फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है कि अगर आपका फोर्स ज़ीरो है तो आपका एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होगा, मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो जिस पोजीशन में है वो अपनी उसी पोजीशन में रहेगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम। क्या समझे, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का क्या मतलब है कि ऐसा फ्रेम जिसमें आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा या स्टॉप नहीं करेगा, उसका एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं अपने अर्थ की, ठीक है, अर्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, ऐसा है पॉसिबल कि आप कोई भी चीज़ पे फोर्स नहीं लगाएं किसी भी तरह का और वो मूव कर जाए अपना आप या फिर स्टॉप हो जाए अपना आप, ठीक है। आप खुद सोचिए, तो आपका अर्थ आप किस तरह का हो गया, आपका अर्थ एक इनिशियल फ्रेम हो गया ना। देखिए अब अगर आप बात करते हैं अर्थ की, ठीक है, अब आप यहाँ पर कोई भी एक बाइक ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, इसके ऊपर अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या ये ऑब्जेक्ट कभी भी मूव कर पाएगी,
किसी भी तरह का फोर्स, चाहे अगर आप एक गाड़ी की बात करेंगे तो गाड़ी में भी आपको फ्यूल आपका जो है वो फोर्स का, उसमें इंजन वगैरह का यूज़ करके फोर्स लगता है तब वो मूव करता है, या घर में कोई ऑब्जेक्ट मूव करना होता है तो आपको मैनुअल फोर्स लगाना पड़ता है। आप हमेशा हर काम को करने के लिए फोर्स लगाएंगे तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, अदरवाइज तो उसका एक्सेलरेशन विल रिमेन इन द ज़ीरो इफ़ फोर्स इज ज़ीरो। ओके, अब अगर नेक्स्ट सिचुएशन में अगर मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जेक्ट अगर आपकी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए भी आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये रुकेगी, अदरवाइज तो इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो रहेगा और ये हमेशा सेम स्पीड एंड वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, सेम वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन में। अब आप बोलोगे मैडम ये तो हमने कभी नहीं देखा, हम तो बॉल फेंकते हैं और वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। होता क्या है, सपोज आपने ये बॉल फेंकी इस सरफेस पे, तो ये सरफेस आपको जो प्लेन दिख रही है ना, कोई भी सरफेस ऐसे प्लेन नहीं होती है, इस पे ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा रफनेस होती है। तो बॉल अब आपकी यहाँ आएगी, इससे टकराएगी, फिर आगे बढ़ी तो यहाँ टकराई, फिर आगे बढ़ी तो यहाँ टकराई, फिर ऐसे वो टकराते टकराते उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी एंड फाइनली वो रुक जाती है। अगर आप बिल्कुल प्लेन सरफेस बना लेते हैं तो वहाँ आपकी बॉल नहीं रुकती है। जैसे अगर आप अज्यूम करें आपने एक फ्लोर है उस पर ऑयल डाल दिया, ठीक है, अगर एक फ्लोर पे आपने ऑयल डाल दिया और अगर आप वहाँ पर चल के जा रहे हैं, सपोज ये आप चल के जा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे ये पूरा ऑयल पड़ा हुआ है, तो क्या करते हैं, आपका पैर स्लिप हो जाता है और आप रुक पाते हैं, नहीं रुक पाते, आप स्लिप होते चले जाते हैं। ठीक है, कब आप रुकते कब है कि आपका फ्लोर का जो है ऑयल कम हो जाए, या आप फ्लोर के साथ डायरेक्टली फ्लोर जो है आपका जो भी ज़मीन है इसके टच में आ जाए एंड यहाँ पे आपकी रफनेस ऑफ जो है आपका फ्लोर, इसकी वजह से आपकी स्पीड रुक जाए। वरना एकदम से अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ऑयल पड़ा हुआ होता है आप वहाँ पे स्लिप कर जाते हैं और खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रफनेस है ना, ये जो रफनेस ऑफ फ्लोर है, ये रफनेस ऑफ फ्लोर है जो, ये आपका एक तरह से फोर्स लगाती है आपकी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। कौन सा फोर्स लगाती है? आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आपका जो लगता है उसकी वजह से आपकी ऑब्जेक्ट रुक जाती है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाए या ख़त्म हो जाए, इसको हम पढ़ते हैं आपका जो मोशन वाले चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कितना होता है कितना नहीं होता है, उसको वहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स आप ख़त्म कर देते हैं तो आपका जो है एक्सीलरेशन इसका भी ज़ीरो रहेगा और आपकी ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं रुकेगी। जैसे अब अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है, आपका ये है एक प्लैनेट और ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो रहता है, आपका ये ऐसी कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है, इस पर फोर्स लगता है सारे फोर्स, लेकिन वो इस तरह से हैं कि वो बैलेंस रखते हैं इसको। खैर अभी छोड़िए, इसको अभी नहीं समझ पाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में समझाऊंगी आपको। आप इस तरह के कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पर आपका एक्सीलरेशन ना लगे तो आपकी जो है ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं रुकेगी, वो हमेशा मूव करती रहेगी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल इसका अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक आप, जैसे हाँ, मैं आपको कल परसों ही पढ़ा रही थी न्यूक्लियर रिएक्टर का केस, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, हमने न्यूक्लियस डाल दिया था, कोई भी हमारा न्यूक्लियर एटम था वो उससे रिएक्ट हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, रिएक्ट हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, और हमारा रिएक्शन नहीं रुक रहा था कभी भी। कब रुका हमारा रिएक्शन? जब हमने इसमें कंट्रोल रॉड लगाया, बोरॉन का बना हुआ। जब कंट्रोल रॉड लगाया तो एक तरह से हमने इसमें कुछ ऑब्स्टेकल लगाया, कोई फोर्स डाला था कि उसने न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब कर लिया। तो इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर कि आपका जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक आपका जो है ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं रुकता है, या अगर एक ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो मूव नहीं करती है। ओके, तो आपको ऐसा कंडीशन जहाँ पर आपकी ये रूल फर्स्ट लॉ फॉलो होता हो, फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है, लाइक जब आपने फोर्स, जब तक आपका ज़ीरो है, आपका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तब तक आपका एक्सीलरेशन भी ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अगर आपकी ये कंडीशन है तो फोर्स अगर ज़ीरो है तो एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होता है, तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फॉलो हो रहा है, या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन आपका फॉलो हो रहा है, और उसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया वहाँ फॉलो हो रहा है, इसका मतलब वो फ्रेम आपका कैसा है, इनर्शियल फ्रेम। एग्जाम्पल आप चाहें इसमें अर्थ ले लीजिए, ठीक है, यह आ गया आपका इनर्शियल फ्रेम। अब मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन में बताया था कि हमारा डिपेंड करता है रिलेटिविटी कि आपका फ्रेम है इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करता। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करेगा।
वो आ गए आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि सपोज आपने फोर्स लगाया, मगर आपने कुछ फोर्स लगाया मगर इसके बाद भी आपका एक्सीलरेशन था वो ज़ीरो ही रहा। इसका मतलब आपका फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करती है, ठीक है। या फिर वो कंडीशन कि जब आपने फोर्स नहीं लगाया लेकिन फिर भी आपका एक्सीलरेशन जो है वो कुछ चेंज हो गया, फोर्स आपका ज़ीरो ही था लेकिन एक्सीलरेशन आपका चेंज हो गया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी समझाने के लिए। आप में से सब लोगों ने ज़्यादातर बस या मेट्रो में तो नहीं इतने झटके लगते हैं, स्पेशली बस में आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, चाहे आप बस ले लीजिए या ऑटो कार कुछ भी, रोड पे अगर आपने ट्रैवल किया है तो कभी ऐसा होता है कि अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है। इंडिया में आप रहते हैं तो आपने 100% ये सिचुएशन ऑब्जर्व की होगी कि अचानक से ब्रेक लगाना पड़ जाता है। तो क्या होता है, सपोज ये एक बस है, इसके अंदर ये एक आदमी है, ठीक है, एंड आपकी ब्रेक जो बस जो है वो अचानक से ब्रेक लगाती है। तो क्या होता है, ये आदमी अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करके आगे हो जाता है, ठीक है। यहाँ से नहीं मूव करेगा, भले ही चाहे ऊपर से बॉडी मूव करे, और अगर ज़्यादा तेज ब्रेक है तो पूरा आदमी मूव हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस आदमी के ऊपर किसी भी तरह का किसी ने कोई भी फोर्स लगाया क्या, किसी ने भी कोई फोर्स लगाया है इसके ऊपर? इसके ऊपर तो फोर्स नहीं लगाया, ब्रेक लगाया है बस ने, ठीक है, ब्रेक लगा है बस के ऊपर, तो फोर्स आपका किसके ऊपर लगा है, फोर्स लगा है बस के ऊपर, लेकिन मूव कौन कर गया, ये इंसान। ऐसी कंडीशन में अब आप देखिए क्या हुआ कि जब आपने बस के ऊपर फोर्स लगाया मगर आपका इंसान मूव कर गया, तो इस कंडीशन में आपका लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि आपने इंसान के ऊपर फोर्स नहीं लगाया मगर फिर भी ये मूव कर जाता है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। अब बात ये आती है सारी कि जब हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं तो हमने जो है रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो सारा हम इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्यों पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम आपका वही होता है जहाँ पर आपका फोर्स ना लगे और आपका ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, कोई भी इस तरह से मूव कर जाती है चीज़ें। या एक आपने और एग्जांपल अगर कभी देखा होगा तो आप एक कोई ऐसे पानी का बकेट लीजिएगा, ठीक है, बकेट लीजिए या बॉटल लीजिए, पानी की एक बॉटल लेना और उसमें एक छोटी सी बॉल डाल देना और इस पूरे में पानी पानी फिल कर देना, और उसके बाद इस बॉटल को सिर्फ मूव करना, ठीक है। या इसको भी छोड़िए, आपने ग्लास लिया होगा कभी, ठीक है, ग्लास में पानी होगा, आप अपने ग्लास को इधर या इधर मूव करिएगा तो उसके अंदर का जो पानी होगा वो भी ऐसे ऐसे मूव करेगा। अब आपने फोर्स ग्लास पर लगाया है, पानी पे तो नहीं लगाया ना, तो पानी क्यों मूव कर रहा है, पानी को तो मूव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये आपका फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ग्लास पे फोर्स लगाया, ग्लास मूव करा, इज द इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। पानी पे आपने फोर्स नहीं लगाया मगर पानी मूव करा, तो पानी आपका कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, अब क्या होता है, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, ताकि ये भी हमारा इनर्शियल फ्रेम की तरह वर्क करे, और इस पर जो एक्सीलरेशन हो रहा है हमारा क्यों हो रहा है बताइए, इस पे एक तरह के कुछ सीडो फोर्स लगते हैं। मूव कर रहा है हमारा ये एक्सीलरेशन विदाउट फोर्स, तो इसको भी हमें ताकि इनर्शियल फ्रेम की तरह कंसीडर कर सकें, इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में एक तरह का कुछ सीडो फोर्स लगता है। सीडो का मतलब क्या हो गया, देखिए दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सीडो, पी सीडो फोर्स, ठीक है, सीडो फोर्स। सीडो का मतलब क्या होता है आपका छुपा हुआ। आई डोंट नो, अगर कुछ गलत लिख देती हूँ हिंदी तो आई एम सॉरी गाइज, 10th क्लास के बाद नहीं पढ़ा हिंदी मैंने। अगर छुपा हुआ आपका फोर्स है तो मतलब वो आपको दिख नहीं रहा है मगर वो कहीं ना कहीं से लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपका ये पानी का ग्लास था आपका, ठीक है, इसमें आपका ये जो पानी था ये मूव करा, इसके ऊपर किसी ना किसी तरह से सीडो फोर्स लगा, तो इस सीडो फोर्स की वजह से हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को भी अपना इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर लेते हैं, एंड हमारी बाकी की पूरी थ्योरी जो चलती है वो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में चलती है, हम बाकी पूरी चीज़ को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सीडो फोर्स जो होता है वो आपके किस फ्रेम में लगता है, इनर्शियल फ्रेम में या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। अब आपको इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, कोई आपसे पूछ लेगा अगर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है वो कौन सा लॉ होता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, या फिर किस तरह का फ्रेम आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फॉलो करता है, न्यूटन के
इस तरह से कुछ भी आपको अगर फ्रेम से रिलेटेड देता है, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो आप लोग उसको इजीली आंसर कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेटिविटी का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। असल में पता है क्या, आपके एग्जाम में आता है लॉरेंट्ज इक्वेशन से क्वेश्चन। ठीक है, लॉरेंट्ज इक्वेशन या इसके आगे की चीज़ें। अब लॉरेंट्ज इक्वेशन तक पहुंचने के लिए ना आपको ये सब पहले की चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लाइक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सवेल इक्वेशंस में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें। इसीलिए ये सब चीज़ें भी पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट अगर लॉरेंट्ज इक्वेशन पढ़ा दूंगी ना तो हवा नहीं लगेगी कि कहाँ से क्या चीज़ आई है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपका एक चीज़ से दूसरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब गैलीलियन से क्या होता है, गैलीलियन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये बताया था अगर आपको एक फ्रेम एस में कोई ऑब्जेक्ट्स दे रखी हैं और कुछ आपको एस डैश एक दूसरा फ्रेम है, तो आप इस फ्रेम से इस फ्रेम में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं अपना एक नॉर्मल 3D ग्राफ। ये है एक्स, वाई एंड जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हो गया आपका ओरिजिन ओ। ठीक है, एंड ये फ्रेम हो गया आपका एस। ठीक है, उसके बाद आपका एक ग्राफ और बनाते हैं हम, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये फ्रेम है एस डैश। ठीक है, अब ये फ्रेम है एस डैश, तो ये भी हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एंड ओरिजिन ओ हो जाता है ओ डैश। ओके, अब इससे हमें यहाँ पर क्या देखना है कि अगर हमारा ये जो फ्रेम एस है, ये हमारा जो फ्रेम एस है, ये अगर हमारा इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, और उसके बाद ये हमने एक और फ्रेम लिया है एस डैश और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से। ठीक, अब अगर ये फ्रेम एस डैश हमारा जो है ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ये फ्रेम आपका जो है ये मूव कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, अगर आपका एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसके रिस्पेक्ट में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपका जो एस डैश फ्रेम है, ठीक है, ये भी आपका इनर्शियल फ्रेम ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आपका एस डैश फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अब अगर ये दोनों फ्रेम ही हमारे इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए हैं, हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इजीली कि हमारा ये जो एस डैश फ्रेम है और ये जो हमारा एस फ्रेम है, ये दोनों ही हमारे इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एस डैश है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अगर वो एस फ्रेम हमारा इनर्शियल था तो इसका मतलब हमारा एस डैश भी इनर्शियल फ्रेम होगा, क्योंकि दोनों एक विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम एस डैश हमारा सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए दोनों को इनर्शियल फ्रेम हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इससे क्या पता चलेगा, अगर इनर्शियल फ्रेम है तो जो हमारा ये एक्स है ये इक्वल्स टू होगा एक्स डैश। ठीक है, एंड ये जो फिर वाई है ये वाई इक्वल्स टू होगा क्या, वाई डैश, एंड जेड इक्वल्स टू होगा जेड डैश, क्योंकि ये हमारे इनर्शियल फ्रेम है, दोनों सेम सेम हो गए। अब असली सवाल आता है ओरिजिन का। ओरिजिन में हमारा किस टाइम पे क्या होगा। अब आपका यहाँ पर ये होता है कि जब आपका ये एस डैश फ्रेम का एस फ्रेम को जब क्रॉस करेगा ओरिजिन पे, ठीक है, या किसी भी एक पॉइंट पे जब वो क्रॉस कर रहा होगा एक दूसरे को, तो वो टाइम क्या होगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जब ये ऑब्जेक्ट इसको क्रॉस कर रहा है एक साथ में, तो ये आपका टाइम होगा टाइम इक्वल्स टू 0। एट टाइम 0 ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, उसके बाद टाइम टी पे ये थोड़ा बहुत इंक्रीज करेंगे और उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि हमारा एक्स और एक्स डैश आपस में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे हैं या नहीं करे हैं। तो इसका मतलब जब हमने क्रॉस करा है टाइम टी पर, टाइम टी हमारा 0 था जब हमने क्रॉस करा है, तो इसका मतलब हमारा जो टी डैश टाइम है, मतलब एस डैश फ्रेम का जो टाइम है वो भी हमारा 0 ही होगा। ठीक है,
तो बेसिकली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या चीज़ पता चलती है कि अगर हमारे दो फ्रेम हैं, ठीक है, अगर हमारे दो फ्रेम हैं, सपोज ये हमारे कोई दो फ्रेम थे और ये दोनों अगर आपस में इनिशियल फ्रेम हैं, तो इनके जो अंदर के कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। दो इनिशियल फ्रेम आपस में एक दूसरे के एक जैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसा समझ लीजिए जैसा अगर आप मान लीजिए ये मैं इस रूम में हूँ, बैठी हूँ जहाँ पे भी हूँ, या आप इस रूम में बैठे हुए हो, आप जहाँ भी बैठे हुए हो, एक कोई फ्रेम है जो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आपका रूम है, बिल्कुल एज इट इज़। अब अगर आप अपने रूम में पेन से लिख रहे हो तो इसका मतलब अगर दूसरे रूम में भी आप बैठे होते तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप पेन से लिख रहे होते। ये जो मूवीज़ बनती है ना बहुत कॉम्प्लेक्स सी, जो समझ नहीं आती हैं, एक टाइम पीरियड में दो अलग अलग चल रही होती हैं, पैरेलल वर्ड और ये सब चीज़ें, तो वो सब रिलेटिविटी पे ही बेस्ड है, इसीलिए वो थोड़ी सी घूमी मूवीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए समझिए कि ये मान लीजिए एक बस है एंड ये एक बस है, ठीक है, एक आदमी यहाँ बैठा है। अब सपोज यही आदमी यहाँ पे भी बैठा होता अगर एक टाइम फ्रेम पे, और ये दोनों सिमिलर होते, क्योंकि एक हमने तभी इनको सिमिलर बोला ना, ये आदमी नहीं बैठा, कोई और आदमी हम नहीं ले सकते क्योंकि कंपोनेंट हमारे सेम ही रहते हैं। सपोज ये आदमी यहाँ भी बैठा और ये आदमी यहाँ भी बैठा है एट टाइम t=0। अब आप बोलोगे कि मैडम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आदमी दो जगह नहीं हो सकता? वो नहीं हो सकता, वो सब कुछ है, बट ये फिजिक्स है। अगर ये चीज़ पॉसिबल होती है कि पैरेलल वर्ड और ये सारी थ्योरीज पॉसिबल हैं, तो वो इस कॉन्सेप्ट पे पॉसिबल है कि हमारा जैसे एक फ्रेम हो गया ये एस, और सेम इसी के जैसा दूसरा फ्रेम हो गया एस डैश, दोनों इनर्शियल फ्रेम है। तो एक आदमी यहाँ बैठा है, वही एक आदमी यहाँ पे भी बैठा होगा, और इसके हाथ में मान लीजिए 10 रुपये हैं, इसके हाथ में भी यहाँ पे 10 रुपये होंगे, और ये आदमी अगर 10 रुपये नीचे फेंकता है तो सेम उसी टाइम पे ये आदमी भी 10 रुपये नीचे फेंकेगा। ये 10 रुपये यहाँ ज़मीन पर आकर गिरेंगे इसके इतना पास में, तो ये भी 10 रुपये यहाँ के इस आदमी के पास गिरेंगे इसके इतने पास में, ठीक है। दिस इज द थिंग कि दोनों जगह बिल्कुल एग्जैक्ट इवेंट्स होंगे। ओके, इवेंट क्या होता है समझ में आया? बताऊंगे भी इवेंट भी। तो अगर आपके दोनों फ्रेम इनर्शियल हैं, अगर आपके पास दो फ्रेम हैं एस एंड एस डैश, और ये दोनों फ्रेम आपके इनर्शियल फ्रेम हैं, तो इन दोनों फ्रेम में होने वाले इवेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है। इवेंट्स मतलब कोई भी घटना, ठीक है, क्या घटना, ठीक है। इवेंट सिमिलर होने का मतलब इवेंट्स क्या हो गए, लाइक आप बैठे हो चेयर पे, ये भी एक इवेंट है, आप पढ़ रहे हो ये भी इवेंट है, आप लिख रहे हो ये भी इवेंट है, आप चल रहे हो, आप गा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग इज अ इवेंट। अगर आपका पेन टेबल पर रखा है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली पेन टेबल पर रखा है, तो वो भी एक इवेंट है। तो अगर आपका एक कोई इनर्शियल फ्रेम होगा, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो बिल्कुल एज इट इज सेम होगा आपके फ्रेम के जैसा, फ्रेम कोई और होगा अगर इस दुनिया में, तो वहां पर भी टेबल पर एक पेन रखा होगा। अगर आप अभी बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हो और अगर कोई और इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट करता है जो बिल्कुल सिमिलर है आपके फ्रेम के जैसा, तो उस फ्रेम में भी आपके जैसा एक बंदा बैठ के इस वक्त पढ़ रहा होगा। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई हॉरर मूवी नहीं सुना रही हूँ, बट ऐसा है। अब आपने अगर देखा होगा ना मूवीज़ में ज़्यादातर की पैरेलल वर्ल्ड की मूवीज़ होती है, एक बंदा आ जाता है फ्यूचर से, ये चीज़ आपने देखी होंगी, और आके चीज़ें बता जाता है, या बंदा को यहाँ से उठ के फ्यूचर में चला जाता है, तो वहाँ पर आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही होती है। उसमें क्या होता है, लाइक एक फ्रेम आपका ये हो गया एस और एक फ्रेम हो गया ये एस डैश, इसमें एक इवेंट हो रहा है, लेकिन क्या होता है इनमें टाइम का गैप होता है। ये फ्रेम आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, और एक फ्रेम में आपका यहाँ है। अब ये दोनों फ्रेम आपस में सिमिलर है। अगर यहाँ एक आदमी बैठा है, यहाँ भी एक आदमी बैठा है, ये पैसे गिराएगा, ये भी पैसे गिराएगा, ये पैसे 2 मीटर नीचे आके गिरेंगे, ये पैसे भी 2 मीटर नीचे आके गिरेंगे। एक्जैक्टली सब कुछ इवेंट सेम होंगे, बस दोनों में टाइम का गैप होगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में टाइम सिमिलर होता है। मूवीज़ में जो दिखाया जाता है फ्यूचर से आते हैं लोग, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनका टाइम अलग होता है। लाइक ये वाली घटना
10 साल आगे चल रही है इस टाइम फ्रेम में, और इस टाइम फ्रेम में 10 साल पीछे चल रही है वही घटना। तो अब अगर कोई बंदा फ्यूचर से यहाँ पर आ जाएगा तो वो ये बीच का सारा टाइम ऑलरेडी जी कर आएगा, वहाँ पर लाइफ 10 साल आगे चल रही होगी, तो वो उस कॉन्सेप्ट की बनाई हुई है। हालांकि उसमें हम नहीं जा रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। फिलहाल हम यहीं पर ही आ जाते हैं अपने टाइम T0 पे। हम टाइम T0 को समझ लें अच्छी तरह से, वही बहुत बड़ी बात है। DT तक को तो हम समझ नहीं पाए ढंग से, ये इतना गैप तो पता ही नहीं कहाँ से समझ लेते हैं। तो खैर ये आपका एस एन एच डैश हो गए। अगर इनिशियल फ्रेम है तो दोनों फ्रेम्स अगर एक दूसरे के एग्जैक्टली सिमिलर हैं तो इन दोनों में होने वाले इवेंट्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, अगर ये दोनों इनर्शियल फ्रेम है तो। ठीक है, समझ में आ गया? कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना। इसके बाद क्योंकि मैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप पे चल रही हूँ, हो सकता है अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है ना समझने में तो इसको आप दोबारा रिपीट पे सुन सकते हैं। यहाँ तक का समझ लेना अच्छी तरह से कि क्या मैंने समझाना चाहा कि दो इनिशियल फ्रेम अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उसके अंदर होने वाले इवेंट्स भी एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और इसी पे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है हमारा कहाँ से, न्यूटन के लॉ से, कि हमारा इनर्शियल फ्रेम होता है, दूसरा फ्रेम भी अगर हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में तो वो भी इनर्शियल फ्रेम है। और अगर दो फ्रेम इनर्शियल हैं तो ये आपके एक दूसरे, इनके अंदर होने वाले इवेंट्स आपके एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, अब सपोज अगर हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, हमने अभी इतनी बात करी, तो इससे क्या हुआ, ड्राइव करके हमारी कुछ इक्वेशंस भी बनी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। अब क्या इक्वेशन बनी है, तो देखिए सबसे पहले तो हम अपने फ्रेम बना लेते हैं, एक्स वाई जेड। ये है फ्रेम एस और एक हमारा फ्रेम होगा एस डैश, इसमें आएगा एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ओरिजिन इज एट हो। ठीक है, इसके जो हमारे इवेंट्स होंगे, कौन कौन से इवेंट है इसके अंदर, एक्स है इवेंट, वाई है इवेंट, जेड है इवेंट और एक टाइम टी है इवेंट। इसके अंदर इवेंट कौन कौन से हैं, एक्स डैश है, वाई डैश है, जेड डैश है एंड टी डैश इवेंट है। ओके, अब अगर हम बात करें, सपोज यहाँ पर एक कुछ इवेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा है, तो इस फ्रेम से इस इवेंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, x। और अगर हम बात करें इससे, तो इस फ्रेम के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल x डैश। एक सेकेंड, आप ये मानिए ये पूरा x यहाँ तक है, x डैश। चल जा भाई, ये x डैश यहाँ तक है और ये वाला आपका फ्रेम जो है, और ये x जो है आपका पूरा यहाँ तक है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर फ्रेम है ना हमारे, बिल्कुल सिमिलर है। अब आप देखिए इसको इस तरह समझिए, लाइक ये आगे लग रहा है आपको देखने में, पीछे ऐसे, जैसे एक बॉक्स ये हो गया आपका और एक बॉक्स ये हो गया आपका, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर पैरेलल चल रहे हैं। लाइक ये रेलवे का जैसे ट्रैक होता है ना, इस तरह से ये, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो सेम ये भी, ये फ्रेम और ये फ्रेम एक दूसरे के सिमिलर है बिल्कुल। और ये एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे कुछ, ये इस पॉइंट से आपका इस पॉइंट तक अगर हम देखेंगे तो एक्स डैश हो गया, अगर एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और अगर हम एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये हमारा एक्स हो जाता है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम इन दोनों फ्रेम्स के बीच का गैप निकालना चाहें, इन दोनों फ्रेम के बीच का गैप क्या है, इस फ्रेम के बीच का गैप आप क्या देखेंगे यहाँ पर, देखिए आपका ये फ्रेम और ये फ्रेम ओरिजिन पे मान लीजिए एक साथ था, ये इसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है और क्रॉस कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और कितने टाइम में, टाइम टी में, इतना गैप। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं वी.टी। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आई नो, समझने में लग रहा होगा कि मैडम अभी तो आप कह रही थी बिल्कुल एग्जैक्ट चलेंगे तो ये आगे कैसे हो गया टाइम के साथ। वही मैंने बताया ना कि टाइम का गैप भी आता है, पर दोनों फ्रेम एक जैसे हो रहे होंगे, दोनों में इवेंट्स एक जैसे हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ से आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमारा ये जो x है, ये x है, ये कितना हो गया आपका x डैश प्लस वी.टी हो गया। ठीक है, और हमारे जो y है, ये y केस में हो गया, y डैश हो गया। अब आपका टाइम क्या होता है, टाइम एक ही डायरेक्शन में चलता है ना, इसीलिए हमारा टाइम की वजह से सिर्फ एक डायरेक्शन में x में चेंज आया, बाकी आप देखिए z आपका z डैश ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है,
अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें वी एक्स की, ये जो आपकी यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे जो मूव कर रहा है इसकी जो वेलोसिटी होगी, तो पता है हमें वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डी एक्स बाई डी टी होती है। अगर आपको थोड़ा भी इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा तो आपको ये चीज़ याद होगी कि वेलोसिटी होती है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन होता है स्पेशली वो वर्ड, लेकिन हम एक्स से उसको ले लेते हैं। एंड एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। एंड अगर उल्टा निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये याद रखिए, ये याद रखिए क्योंकि अभी एक्सीलरेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा आगे। सिमिलरली वी वाई आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी, अगर वेलोसिटी में कुछ चेंज होता तो। एंड वी जेड आपका क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी टी। ठीक है, अब ये हमारा एस फ्रेम की बात हो गई। अब अगर सिमिलरली हम एस डैश फ्रेम में देखते हैं तो हमारा क्या बनेगा, वी एक्स कितना आ जाएगा हमारा, डी एक्स डैश बाई डी टी आ जाएगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन बनेगी एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी बनेगी इस इक्वेशन की हेल्प से, ये इक्वेशन। तो यहाँ पर आप एक्स डैश की जगह आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वी टी अपॉन में डी टी। इसको लिख सकते हैं आप डी एक्स बाई डी टी माइनस वी डी टी बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, डी टी बाई डी टी, तो ये कट के वन हो जाएगा। फाइनली आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी माइनस वी, एंड डी एक्स बाई डी टी क्या होता है आपका, वी एक्स हमने पढ़ लिया यहाँ पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी एक्स माइनस वी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपने क्या देखा कि आपका ये जो वी एक्स डैश आया, ये वाली जो स्पीड आई, ये आपकी क्या आएगी, वी एक्स माइनस वी। वी एक्स माइनस वी का क्या मतलब हो गया, ये वाला पूरा वी एक्स, इसमें से आपने माइनस कर दिया होगा ये वाला वी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप वी वाई डैश निकालते हैं तो वी वाई डैश आ जाएगा आपका डी वाई डैश बाई डी टी, और डी वाई डैश को आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई डैश को आप डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर वाई डैश को, डी वाई की जगह वाई डैश की जगह हम डायरेक्टली वाई लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी हमारा क्या होता है, वी वाई इक्वल्स टू, सिर्फ देखो टाइम की वजह से आपकी सिर्फ एक ही होगा रेफरेंस जिसमें फ़र्क आ रहा होगा, डी जेड बाई डी डैश बाई डी टी इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं अगेन डी जेड बाई डी टी, एंड ये भी आ जाएगा आपका वी जेड। तो ये आ गया आपका पूरा वेलोसिटी और टाइम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चलती है, दो तीन इक्वेशंस, चलिए वो अभी मैं इकट्ठे लिखवा दूंगी आपको, दो तीन इक्वेशंस जो हमें मिलती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं एक्सीलरेशन वाली, तो मैं इधर का ये इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं एक्सीलरेशन की इक्वेशंस लिख देती हूँ साथ में। एक्सीलरेशन का अगर हम देखेंगे तो एक्सीलरेशन हमारा, अगर हम इसका देखते हैं एक्स डैश का, एक्स डैश, इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा आपका, मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ वी डैश होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी होता है, तो हम इसको वी एक्स डैश बाई वी डी टी भी लिख सकते हैं। देखिए आप इसके ये भी लिख सकते हैं, अच्छा चलिए पहले ये वाली लिखवा देती हूँ, एक्सीलरेशन ए एक्स वाली, एक्चुअली स्पेस नहीं था ना इसलिए मैं उसको थोड़ा स्किप कर रही थी, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आप देखिए ए एक्स का क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन हो जाएगी आपकी डी वी एक्स बाई डी टी, ए वाई की हो जाएगी आपकी डी वी बाई डी टी, एंड ए जेड की हो जाएगी आपकी डी वी जेड बाई डी टी डी टी। ठीक है, अब अगर आप चलेंगे ए एक्स डैश की तरफ तो इसका आएगा डी वी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ से भी आप चेंज करके लिख सकते हैं, लाइक वी एक्स की जगह आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ये वाला जो आया है हमारा वी एक्स की जगह वी एक्स माइनस वी, तो हम क्या लिख देंगे, डी की जगह वी डैश एक्स की जगह वी एक्स माइनस वी बाई डी टी, और इसको भी जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप लिख देंगे डी वी एक्स बाई डी टी माइनस डी वी बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका टर्म है डी वी बाई डी टी, ये वाला टर्म, ये टर्म हो जाएगा आपका ज़ीरो। बताइए क्यों हो जाएगा ज़ीरो, देखिए इसका ज़ीरो हो जाने का रीज़न क्या है गाइज, मुझे लग रहा है ये कहीं बंद ना हो जाए स्क्रीन, एक सेकेंड। गाइस शायद ना लैपटॉप हैंग कर गया है, और अगर मैं भी कुछ बोलूँगी भी ना तो वो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ 2 मिनट का वेट कीजिए, मैं एक्चुअली पॉज भी नहीं कर पा रही हूँ इसको, आई डोंट नो क्या हो गया इसमें।
एक सेकेंड गाइस, आप लोगों ने वो नोट डाउन कर लिया होगा, वरना थोड़ा सा बैक वीडियो करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं सीधा एक्सीलरेशन इन द एस डैश फ्रेम में इन ऑन एक्स एक्सिस ये बताती हूँ आपको। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे डी वी डैश एक्स बाई डी टी वी वी डैश, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक्स ऊपर लिख दिया, डैश नीचे लगा दिया, सॉरी सॉरी, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। एंड आपका डी वी एक्स बाय डी टी आप क्या लिख सकते हो, वी एक्स की जगह आपको पता है आप क्या लिख सकते हो, वी एक्स माइनस वी लिख सकते हो। तो हम इसको लिख देंगे डी वी एक्स माइनस वी अपॉन में डी टी, ठीक है। अब आप यहाँ से कैसे लिख सकते हो आगे, डी वी एक्स बाई डी टी माइनस डी वी बाई डी टी लिख सकते हो। अब मैंने क्या बताया था, इस वाले टर्म को हम ज़ीरो लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने का क्या मतलब है, हमारा v ज़ीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म मतलब आपका फाइनल माइनस इनिशियल आपका ज़ीरो हो जाएगा। डी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज जब आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब चाहे आपको इतने बड़े इस जगह में वेलोसिटी का चेंज निकालना हो, चाहे आपको इतनी सी जगह में निकालना हो, आप करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल ही ना। तो फाइनल एंड यूनिफॉर्म में क्या होगा, आपका फाइनल इनिशियल दोनों सेम हो जाएगा, तो फाइनली आपका ज़ीरो आ जाता है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा एंड आपका ए एक्स डैश रह जाएगा आपका डी वी एक्स बाई डी टी। एंड अगर आपको याद होगा तो हमारा ए एक्स भी यही आया था, डी वी एक्स बाई डी टी। पहले मैंने यहाँ ऊपर लिखा था, अब वो इरेज कर दिया है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप ए वाई डैश को लिखोगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, डी वी वाई डैश बाई डी टी, और इसकी भी जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका डी वी वाई बाई डी टी, जो अगेन आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ए वाई के। एक्सीलरेशन ऑफ वाई यहाँ ऊपर लिखा था तो मैंने वहाँ बताया था डी वाई बाई डी टी। एंड अब अगर आप ए जेड डैश को लिखोगे तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, डी वी जेड डैश बाई डी टी। एंड इसको थोड़ा आगे सॉल्व करोगे तो डी वी जेड बाई डी टी। क्यों आ रहा है ये वाला, देखो यहाँ से डी वी डैश जेड, देखो यहाँ से डी वी डैश जेड को आपने वी जेड लिखा था, ठीक है। और डी वी जेड बाई डी टी क्या होता है, आपका ए जेड होता है। ये मैंने इससे पहले यहाँ ऊपर लिख रखे थे, वो वीडियो स्टॉप होने से पहले, तो इस हिसाब से आपके ये इक्वल आ गए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ये मैथमेटिकल जो हमने ड्राइव करा, इस सब से आपको क्या समझ में आया, देखो यहाँ से आप ये क्या कंक्लूड कर सकते हो कि आपके जितने भी इवेंट्स हैं, एक सेकेंड, आपके जितने भी इवेंट हो रहे हैं एस फ्रेम में वो सिमिलर है एंड इक्वल है इवेंट्स के जो कि आपके कहाँ हो रहे हैं, एच डैश फ्रेम में, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, अगर आप हम बात करते हैं फोर्स का, फोर्स की, तो फोर्स में क्या होता है, देखिए फोर्स होता है आपका क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमारे दो इनर्शियल फ्रेम है, दोनों सेम फ्रेम है, तो आपका फोर्स इस एस फ्रेम का किसके इक्वल होगा, फोर्स इस एच डैश फ्रेम का। तो इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, एस डैश। सिमिलरली मास तो आपका हर जगह सेम ही रहता है, ठीक है। एंड एक्सीलरेशन भी अभी हमने सारे जो भी डेरिवेशन किए इससे हमने देखा कि हमारा एक्सीलरेशन जो है वो हर फ्रेम में हमारा एक्सीलरेशन भी इक्वल था, हमारा एक्सीलरेशन भी इक्वल हो गया। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका फोर्स इन एस फ्रेम इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स इन एस डैश फ्रेम, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, मतलब सिमिलर रहेंगे, ठीक है। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे जितनी भी चीज़ें आपकी इस दुनिया में हो रही हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे वो एक फ्रेम में हो रहे हैं, सेम टू सेम अगर कोई और फ्रेम है इनर्शियल फ्रेम, तो उसमें भी वो सिमिलरली वैसे ही कंडक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, इससे हमने क्या फाइनली कंक्लूड किया, एक सेकेंड लेट मी इरेज द कैनवास। तो इस सब में हमने क्या देखा कि अगर हमारा एक फ्रेम एस है और कोई और फ्रेम है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, एस हमारा एक फ्रेम हो गया एंड कोई एक फ्रेम है एस डैश जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है एस के, तो ये भी हमारा कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो एक कोई भी फ्रेम हमारा जो कि इनर्शियल फ्रेम है,
अगर कोई भी फ्रेम, एक या दो या जितने भी फ्रेम दुनिया में, उसके रिस्पेक्ट में अगर मूव करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो सब हमारे इनर्शियल फ्रेम होंगे। एंड फिर हमने न्यूटोनियन फिजिक्स से क्या देखा कि हमारे जितने भी इनर्शियल फ्रेम होते हैं, जितने भी हमारे इनर्शियल फ्रेम है, 1 2 10, जितने भी हमारे सिमिलर इनर्शियल फ्रेम है, उसमें हमारे जितने भी इवेंट्स होंगे वो हमारे सेम होंगे। तो इससे हमने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि जो हमारी न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया है, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब उसमें चेंज नहीं होता, मतलब हमारा सेम होता है। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, कि हमारा इनवेरिएंट है या वेरिएंट है। तो न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा कैसा होता है, ये हमारा इनवेरिएंट होता है। तो इससे क्या फाइनली हम कह सकते हैं कि व्हेन results of all the experiments लिख दीजिए आप, चाहे इवेंट्स लिख दीजिए। results of all the experiments and events are same in all the frames, in all the inertial frames, जो आपके विद रिस्पेक्ट टू हो, एक दूसरे के सेम हो। इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अब यही थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, तो फिर उससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी कुछ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की चीज़ें भी आती हैं, जहाँ पर फिर ये आगे जाके एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो वो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी, एक में ही कर पाऊँगी तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। बस आप इतना यहाँ तक का आपका प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किस चीज़ पे बेस्ड है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी आपका इनर्शियल फ्रेम पे बेस्ड है। एंड ये इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है आपका निकल के, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। So this is it for today guys. If you like the lecture, so please like the lecture, subscribe, share the video and subscribe the channel. So if you like the video, then like the video, share the video as much as you can, and please subscribe the channel. So this is the end of the video guys. Thank you so much.